हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कुणाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने एक ओवरऑल व्यू देखा था यूरिनरी सिस्टम का। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूरिनरी सिस्टम के ही एक मेन ऑर्गन जिसका क्या नाम है, किडनी। ओके, पिछले वीडियो में हमने ओवरऑल व्यू देखा था एंड आज हम एक ऑर्गन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है किडनी। तो सबसे पहले तो हम इस ऑर्गन का डिस्कशन करेंगे कि इस ऑर्गन में क्या क्या होता है ये ऑर्गन। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस ऑर्गन में यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी के बारे में। तो किडनी क्या होती है? किडनीज आर अ पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। मींस किडनीज ह्यूमन की बॉडी में कितनी होती है? एक पेयर में प्रेजेंट होती है। और ये क्या होता है? एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। मींस हमारी बॉडी में से यूरिन को बाहर एक्सक्रीट करता है। ये हो गई पहली बात किडनी के बारे में। इसके बारे में किडनी की अगर शेप की बात करें तो कैसी होती है? बीन शेप्ड। किडनी कैसी होती है? बीन शेप्ड। बीन शेप्ड मीन्स राजमा। आपने कभी खाए हो राजमा चावल, तो चावल को हटा दीजिए, राजमा शेप, बीन शेप क्या होती है? किडनी होती है। इसके बाद में इसकी लेंथ, विड्थ या फिर थिकनेस की बात करें तो ये 11 सेंटीमीटर तो लॉन्ग होती है किडनी। कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर तो लॉन्ग होती है एंड 6 सेंटीमीटर वाइड होती है, मीन्स चौड़ी होती है। और 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है, थिकनेस होती है। सपोज अगर इसकी ये किडनी है तो इसकी लंबाई तो कितनी हो गई? 11 सेंटीमीटर हो गई। इसकी चौड़ाई कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। एंड इसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर थिक हो जाएगी। इसके बाद में हम अगर वजन की बात करें, वेट की बात करें कि किडनी का कितना वेट होता है, तो मेल में है, मेल में 150 ग्राम ईच, मतलब कि एक किडनी का 150 ग्राम के अराउंड वेट होता है। और वहीं फीमेल में बात करें तो 135 ग्राम के अराउंड क्या होता है? किडनी का वेट होता है, एक किडनी का। इसलिए यहां पे आगे ईच लिख रखा है, मींस प्रत्येक। ओके, फिर अगर कलर की बात की जाए कि किडनी का क्या कलर होता है, तो किडनी कैसे कलर की होती है? रेडिश ब्राउन कलर की किडनी होती है। इसके बाद में हम लोकेशन की बात करें कि किडनी ह्यूमन बॉडी में कहां पे सिचुएटेड होती है, कहां पे पाई जाती है, तो इसका बहुत लंबा चौड़ा सा एड्रेस है। तो आइए उसको देखते हैं कि क्या है। लाइज ऑन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। मींस ह्यूमन बॉडी का जो एब्डोमन पार्ट है, थोरेसिक एब्डोमन, जो एब्डोमन पार्ट है ह्यूमन बॉडी का, उसकी पोस्टीरियर वॉल, मतलब कि पीछे की तरफ वाली जो वॉल है, उस पे पाई जाती है 1 ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। मींस जो एब्डोमिनल वॉल है उसके पीछे वाली वॉल पे जो क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, उसके एक तो इस साइड में पाई जाएगी, राइट साइड में, एंड एक लेफ्ट साइड में पाई जाएगी। तो जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके ईच साइड में एक पाई जाती है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे। और बिलो डायफ्राम, मींस जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम कहां पे लोकेटेड होता है? थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी के बीच में। इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है डायफ्राम। तो डायफ्राम के नीचे मींस एब्डोमिनल कैविटी में क्या पाई जाती है? किडनीज पाई जाती है। एंड रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस, एक वर्ड आता है रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस, मींस जो पेरिटोनियल कैविटी होती है या फिर लेयर होती है, उसके भी पीछे पाई जाती हैं किडनीज। ओके, इसका मतलब यही होगा कि रेट्रो मींस पीछे और पेरिटोनियल स्पेस, पेरिटोनियल कैविटी या फिर स्पेस के पीछे पाई जाती है कौन? किडनीज। फिर अगर हम थोरेस वर्टिब्रा के अकॉर्डिंग देखें, ह्यूमन की जो वर्टिब्रा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम किडनी की लोकेशन देखें, तो जो 12वें नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रा है उससे तो किडनी स्टार्ट होती है एंड कहां तक होती है? जो 3rd नंबर की लंबर वर्टिब्रा है वहां तक किडनी एक्सटेंड करती है। तो ये भी लोकेशन हो सकते हैं कि T12 वर्टिब्रा से L3 वर्टिब्रा तक किडनी एक्सटेंड रहती है या फिर लोकेटेड रहती है। अब अगर एक तरह से और इसकी लोकेशन बताई जाती है, अगर हम हमारा एब्डोमिनल पार्ट ले एंड उसके 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल हमने हमारा एब्डोमिनल पार्ट लिया, ये क्या है? एब्डोमिनल पार्ट है, ठीक है। इसके हमने क्या कर दिए? 6 पार्ट्स कर दिए। 6 पार्ट्स में इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो इनका नाम क्या क्या दिया हमने? पहला जो पार्ट है उसका लेफ्ट अपर पार्ट कॉर्नर, उसका क्या नाम देंगे हम? राइट हाइपोकोंड्रियम। ओके, राइट हाइपोकोंड्रियम। एंड देन एपिगैस्ट्रियम, देन लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम, एंड जो बीच वाली लाइन का जो फर्स्ट पार्ट है वो राइट लंबर, एंड अम्बलाइकल रीजन, लेफ्ट लंबर, राइट इलियक फोसा, हाइपोगैस्ट्रियम,
लेफ्ट इलियक फोसा। ये कोई हम एब्डोमेन के टुकड़े नहीं कर रहे, उसको काट नहीं रहे, एक इमेजिनरी लाइन के अकॉर्डिंग हमने उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिससे कि हम जो भी ऑर्गन्स हो उनकी एग्जैक्ट लोकेशंस का पता कर सके। तो एब्डोमेन को क्या है, इमेजिनरी लाइन में 6 भागों में बांटा गया है। तो उनके नाम ये लिखे हुए हैं यहाँ पे सबके, ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ओके, तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम किडनी की अगर लोकेशन देखें तो किडनी कैसे लोकेटेड रहेगी, ये देखिए, अगर इनके अकॉर्डिंग हम किडनी की लोकेशन देखी जाए तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर, एपिगैस्ट्रियम, अम्बिलिकल रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड लेफ्ट लंबर, ये जो 6 जो बॉक्सेस बने हुए हैं हमने इमेजिनरी लाइन से बनाया था, इन 6 बॉक्सेस में किडनी का थोड़ा ना थोड़ा पार्ट प्रेजेंट रहेगा, कुछ ना कुछ पार्ट हर जगह पे प्रेजेंट रहेगा। तो ये थी किडनी के बारे में कुछ बेसिक सी बातें। अब हम स्टडी करते हैं किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ किडनी, मींस अगर हम किडनी को बाहर से देखें तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो 2 पोल्स, मतलब कि किडनी को अगर हम बाहर से देखेंगे तो उसके 2 पोल नजर आएंगे, एक तो अपर पोल एंड एक लोअर पोल। ये बताया गया है कि एक तो अपर पोल हो गया उसका ऊपर और एक नीचे लोअर पोल हो गया। तो 2 पोल्स नजर आए, हमने बाहर से देखा किडनी को तो, और 2 बॉर्डर्स, हमें 2 बॉर्डर नजर आए। जिस साइड में हाइलम होगा या फिर जिस साइड उस शेप ऐसा थोड़ा धसा हुआ रहेगा उस साइड तो क्या हो जाएगा, मीडियल बॉर्डर, एंड जो बाहर वाली सरफेस से ऐसी किडनी होगी वो कौन सा हो जाएगा, लेटरल बॉर्डर, ठीक है। तो इसके बॉर्डर भी 2 बता दिए गए, लेटरल बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। ओके, जिधर से यूरेटर वगैरह निकलेंगे वो कौन सा हो जाएगा, मीडियल बॉर्डर। इसके बाद में बात करें कि 2 सरफेस, इसकी सरफेस भी कैसी होगी, 2, एक तो एंटीरियर सरफेस जो सामने वाली है वो तो कौन सी होगी, एंटीरियर सरफेस, एंड जो पीछे है मतलब कि इसके पीछे मैं दिखा नहीं सकता आपको, तो वो कौन सा हो जाएगा, पोस्टीरियर सरफेस हो जाएगा। तो ये तो चीजें क्या दिखी इसके किडनी के बाहर से। फिर हमें एक और चीज दिखी, वो क्या, हीलियम। हीलियम क्या हो जाएगा, यह एक डिप्रेस्ड पार्ट होता है, मतलब एक खड्डा बना हुआ रहता है किडनी में एक तरीके से, जिसका क्या काम होता है, उस खड्डे या फिर उस गैप के थ्रू से क्या होती है, आर्टरी तो एंटर करेगी, ठीक है, आर्टरी तो क्या होती है, एंटर करती है, कौन सी, जैसे कि सपोज रीनल आर्टरी अगर इसको ब्लड सप्लाई कर रही है किडनी को, तो इस हाइलम के थ्रू रीनल आर्टरी तो इसके अंदर एंट्री करेगी, एंड रीनल वेन या फिर यूरेटर्स जो है वो क्या करेंगे, इससे बाहर आएंगे, इस यूरेटर्स के थ्रू इससे यूरिन आएगा। तो ये एक मतलब किडनी के अंदर जाने का एक जगह है जहां से कौन कौन जा रहा है, आर्टरी जा रही है, वेन आ रही है, यूरेटर आ रहे हैं, तो इस एक जगह को क्या बोलेंगे हम, हीलियम बोलेंगे। ओके, इसके बाद में अगर हम और बात करें तो ये जो होता है एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर क्या होता है, एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन सा, एड्रिनल ग्लैंड, जिसका मेन काम क्या होता है, ये हॉर्मोन्स रिलीज करता है ह्यूमन बॉडी में, जिसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो ये एक क्या है, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो ये हमने कुछ चीजें देखी जो बाहर से किडनी के दिख रहे हैं, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ किडनी। एक बात और, अगर हम दोनों किडनियों का कंपेयर किया जाए तो जो राइट वाली किडनी है वो लेफ्ट वाली किडनी के कंपेयर में थोड़ा नीचे लोकेटेड रहती है एंड थोड़ी नैरो होती है, पतली होती है। क्यों, इसकी वजह यह माना जाता है कि लीवर जो होता है वो किसके आगे प्रेजेंट होता है, राइट जो किडनी है उसके आगे लीवर प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो किडनी थोड़ी छोटी होती है एंड थोड़ी सी नीचे लोकेटेड होती है, कोई माइनर सा डिफरेंस आता है। जबकि लेफ्ट किडनी के सामने क्या पाया जाता है, स्प्लीन पाया जाता है। तो ये कुछ जनरल सी बातें थी कि राइट किडनी के सामने लीवर पाया जाता है, इसलिए वो थोड़ी नैरो होती है एंड थोड़ा नीचे लोकेटेड रहती है। जबकि लेफ्ट किडनी के सामने स्प्लीन पाया जाता है, छोटा ऑर्गन, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो थोड़ी बड़ी होती है राइट के कंपेयर में। इसके बाद में हम स्टडी करेंगे इंटरनल फीचर्स ऑफ किडनी की, किडनी के अंदर क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं किडनी की ग्रोस एनाटोमी की या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर की, ठीक है। अगर हम किडनी को एक तरीके से अगर काटें तो उसके अंदर हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, तो उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन करें तो इसमें 3 मेन स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, कोर्टेक्स, मेडुला एंड रीनल साइनसेस। ओके, ये 3 मेन स्ट्रक्चर्स देखने को हमें मिलते हैं। तो कोर्टेक्स में भी 2 पार्ट्स मिलते हैं, कोर्टिकल आर्चेस, ये मैंने यहां पे लिख रखा है, एंड रीनल कॉलम्स।
तो आइए सबसे स्टार्टिंग से बात करते हैं, डायग्राम के बेसिक पे मैं आपको समझाता हूं सारी चीजें। सबसे पहले जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर लेयर होती है किडनी की, उसको हम क्या बोलेंगे? फाइब्रस लेयर। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? फाइब्रस लेयर। जो किडनी प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में, उसको एक लेयर ने कवर कर रखा है जिसको फाइब्रस लेयर बोलते हैं। और इसका मेन काम क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करती है किडनी को, प्रोटेक्शन का ही इसका मेन वर्क होता है। इसके बाद में हम अगर सेकंड बात करें, तो जैसे ही हम इस लेयर को कवर करें, मतलब कि जैसे इस लेयर के आगे बढ़ेंगे हम, सबसे बाहर तो कौन सी आ गई? फाइब्रस लेयर। जैसे ही हम इस लेयर के अंदर जाएंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? कोर्टेक्स। तो कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? कोर्टेक्स। जैसे कि मैंने इसकी बात की अभी, कोर्टेक्स। तो कोर्टेक्स के भी फिर दो पार्ट आएंगे, कोर्टिकल आर्चेस एंड रीनल कोलम्स। कोर्टिकल आर्चेस मींस किडनी में जो पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इन पिरामिड्स के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका फंक्शन ये बताते हैं कि ये सारे पिरामिड्स को जोड़ के रखता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोर्टिकल आर्चेस। और कोर्टिकल आर्चेस भी किस में आएंगे? कोर्टेक्स में ही आएंगे। एंड देन रीनल कोलम्स। दो पिरामिड्स के बीच की जगह को हम क्या बोलेंगे? रीनल कोलम्स, जिसमें क्या है कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, ब्लड का आदान प्रदान होता रहता है। इसके बाद में हम बात करें कोर्टेक्स। सबसे पहले फाइब्रस लेयर, आफ्टर देन कोर्टेक्स, देन इनर लेयर, विच वन? मेडुला। कोर्टेक्स के भी अंदर वाली कौन सी आ जाएगी? मेडुला। मेडुला के अंदर क्या क्या प्रेजेंस होंगे? पिरामिड्स प्रेजेंस होंगे। एक मेडुला में कितने पिरामिड्स होंगे? लगभग 10 से 12 पिरामिड्स प्रेजेंट होंगे। मेडुला के अंदर जो पिरामिड होंगे वो कितने प्रेजेंट होंगे? 10 से 12 पिरामिड्स प्रेजेंट होंगे। ओके। और पिरामिड्स की जो शेप होती है वो एक स्ट्रेशन शेप्स की होती है, मतलब कि ऐसे लाइनिंग सी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है किडनी का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, ओके, नेफ्रॉन जो प्रेजेंट होता है वो क्या होगा? उसका ग्लोमेरुलर्स तो होगा थोड़ा सा बाहर कोर्टेक्स वाले रीजन में, एंड जो उसकी ट्यूब्यूल्स होंगी वो इन पिरामिड्स के थ्रू जाती हैं। तो वो ट्यूब्यूल्स जब भी जाती हैं, एक तरीके से पाइपलाइन जैसा स्ट्रक्चर, तो वो क्या करेंगे? ऐसा लाइनिंग जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट कर देंगी। आफ्टर देन क्या आता है? माइनर कैलिक्स। ये सब कहां पे आ जाएंगे? रीनल पेल्विस में, ओके, या फिर रीनल साइनसेस में, जो मोस्ट इंटरनल है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? रीनल पेल्विस या फिर रीनल साइनसेस। तो सबसे पहले अगर हम माइनर कैलिक्स की बात करें, तो माइनर कैलिक्स क्या होंगे? कुछ पाइप से होंगे या फिर कुछ वेसल्स टाइप की बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे जो क्या करेंगे? पिरामिड से जुड़े हुए होंगे। फिर माइनर कैलिक्स किससे जुड़ेंगे? मेजर कैलिक्स से, एंड मेजर कैलिक्स रीनल पेल्विस से, एंड देन यूरेटर के थ्रू। ऐसा क्यों स्ट्रक्चर होता है? तो अपन यूरिनरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि यूरिन कैसे फ्लो करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? नेफ्रॉन प्रेजेंट है। नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस है वो तो कहाँ पे प्रेजेंट है? कोर्टेक्स में। एंड जो उसकी नीचे वाले जो पोर्शन है ग्लोमेरुलस के अलावा, जो ट्यूब्यूल्स हैं, वो किसमें? इन पिरामिड्स में प्रेजेंट है, इसीलिए इनका स्ट्रेसेंस लाइक शेप है। तो जैसे ही ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन हुआ, ब्लड वेसल्स आई यहाँ पे, कहाँ पे? रीनल कोलम्स में ब्लड वेसल्स आई, इन्होंने ब्लड दिया ग्लोमेरुलस को, ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर हुआ, एंड जो वेसल्स है वो कहाँ से निकलेगा? यूरिन। अब ब्लड से क्या फॉर्म होगा? यूरिन फॉर्म कर दिया। किसने? नेफ्रॉन ने ब्लड से यूरिन फॉर्म कर दिया, एंड यूरिन इन पिरामिड्स के थ्रू, ट्यूब्यूल्स के थ्रू जाके माइनर कैलिक्स में चला जाएगा। कहां पे चला जाएगा? माइनर कैलिक्स में यूरिन चला जाएगा। आफ्टर देन माइनर कैलिक्स से किस में चला जाएगा? मेजर कैलिक्स में चला जाएगा। यूरिन भाई सबसे पहले किससे? ग्लोमेरुलस से यूरिन बना, यूरिन बन के ट्यूब्यूल्स के थ्रू, पिरामिड्स के थ्रू वो माइनर कैलिक्स में आया। माइनर कैलिक्स से यूरिन गया मेजर कैलिक्स में, एंड मेजर कैलिक्स से कहां पे चला गया? रीनल पेल्विस में, एंड रीनल पेल्विस से वो यूरेटर थ्रू होके यूरिनरी ब्लैडर में चला गया। कौन? यूरिन। तो बात करें माइनर कैलिक्स कितने होते हैं, तो 7 से 11 माइनर कैलिक्स होते हैं, एंड मेजर कैलिक्स कितने होते हैं? 2 से 3 मेजर कैलिक्स होते हैं। और जो नेफ्रॉन होता है किडनी का पेरेन्काइमा, एक वर्ड आता है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा मींस स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ एनीथिंग, ओके। स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल यूनिट किसी भी चीज की, उसको हम क्या बोलेंगे? पेरेन्काइमा भी हम वर्ड बोल सकते हैं। तो जैसे कि किडनी की अगर बात की जाए तो किडनी का क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन, ओके। तो नेफ्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मेनली उसका जो हेड होता है ग्लोमेरुलस, वो तो होता है कोर्टेक्स में, एंड जो उसकी बॉडी होती है मींस जो ट्यूब्यूल्स होती है वो किसमें प्रेजेंट होगी? पिरामिड्स में। एक किडनी में लगभग 1 से 2 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं,
ओके, क्लियर है यहां तक? तो ये एक किडनी का स्ट्रक्चर था। एक बार दोबारा बता देता हूं आपको ऊपर ऊपर से। किडनी की जो सबसे बाहर वाली आउटर कवरिंग हुई वो क्या हुई? फाइब्रस लेयर। देन उसके इनर कोर्टेक्स। कोर्टेक्स में भी दो पार्ट पाए गए, रीनल कोलम्स एंड कोर्टिकल आर्चेज। जो पिरामिड के ऊपर जो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होगा उसका बोलेंगे कोर्टिकल आर्चेज, जिसका काम क्या होता है? वो जोड़ के रखता है, किनको? पिरामिड्स को आपस में जोड़ के रखता है। एंड रीनल कोलम्स, दो पिरामिड्स के बीच का स्पेस को क्या बोलेंगे? रीनल कोलम्स, जो क्या करेगा? ब्लड वेसल्स वहां पे प्रेजेंट होती हैं उस स्पेस में, कोलम्स में। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करें मेडुला, इंटरनल स्ट्रक्चर, किसके बाद में? कोर्टेक्स के बाद वाला स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? मेडुला। ठीक है, तो मेडुला क्या हुआ? मेडुला में पिरामिड्स प्रेजेंट होंगे एंड पिरामिड्स का स्ट्रेसेंस लाइक शेप होगी एक, जिसमें क्या होगी? ट्यूब्यूल्स होगी नेफ्रॉन की, जिससे इनकी ऐसी अपीयरेंस होती है। एंड आफ्टर देन माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स एंड रीनल पेल्विस एंड देन यूरेटर एट लास्ट। ओके, तो यूरिन जब भी नेफ्रॉन से फिल्टर हुआ, ब्लड जब भी नेफ्रॉन से फिल्टर हुआ, यूरिन फॉर्मेशन हुआ। यूरिन फॉर्मेशन ट्यूब्यूल्स के थ्रू किस में गया? इनमें पिरामिड्स में गया। एंड आफ्टर देन पिरामिड्स टू माइनर कैलिक्स, माइनर टू मेजर कैलिक्स एंड देन पेल्विक, रीनल पेल्विस एंड देन यूरेटर। अगर हम इसका एक जनरल सा स्ट्रक्चर देखें कि कैसे यूरिन फ्लो कर रहा है, तो यूरिन कैसे फ्लो करेगा? सबसे पहले नेफ्रॉन से तो क्या हुआ? यूरिन का फॉर्मेशन हुआ। आफ्टर देन किस में गया? वो पिरामिड्स के थ्रू, पिरामिड्स के थ्रू, ट्यूब्यूल्स के थ्रू किस में चला गया? माइनर कैलिक्स में। आफ्टर देन माइनर कैलिक्स से वो किस में जाएगा? मेजर कैलिक्स में। एंड आफ्टर देन मेजर कैलिक्स में यूरिन पहुंच गया तो वो रीनल पेल्विस के होके थ्रू यूरेटर में चला जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? रीनल पेल्विस। ये हम जब यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे, किडनी का फंक्शन आएगा यूरिन फॉर्मेशन, तो हम पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन कैसा होता है, उसमें कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है, कितनी स्टेप्स में यूरिन फॉर्मेशन होता है। तब और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे यूरिन बन रहा है किडनी में एंड आफ्टर देन कैसे वो जाके यूरेटर में जाके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। तो आई होप आपको इंटरनल स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। अब अगर हम बात करें ब्लड सप्लाई की, कि किडनी में ब्लड सप्लाई कैसे होती है तो उसका डिस्कस अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हार्ट के थ्रू जो ब्लड पंप आउट होता है, मतलब कि हार्ट से जितना भी ब्लड निकलता है उसका 26% किसके पास जाता है? किडनी के पास जाता है 26%। ठीक है, तो किस लिए जाता है? प्योरीफाई होने के लिए। किडनी के पास आपको भी पता है कि ब्लड क्यों आएगा? क्योंकि किडनी ताकि क्या कर सके? ब्लड में से जो टॉक्सिक सब्सटेंस है या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको रिमूव कर सके ब्लड में से। इसीलिए जो ब्लड है वो इतना ज्यादा किसके पास जाता है? किडनी के पास जाता है प्योरीफाई होने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम आर्टीरियल सप्लाई की बात करें, मतलब आपको भी पता है कि किडनी के पास अगर सबसे पहले आर्टरी जाएगी, हार्ट से दूर जो भी ब्लड वेसल्स लेके जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? आर्टरी। या फिर प्योरीफाइड ब्लड जो रखेगी वो कौन सी होगी? आर्टरी। तो किडनी को काम करने के लिए भी ब्लड चाहिए और प्योरीफाई होने के लिए भी ब्लड चाहिए। तो किडनी के पास क्या करेगी? जब भी आर्टीरियल सप्लाई आएगी तो एक वर्ड आता है रीनल। रीनल मींस किडनी। तो जो आर्टरी ब्लड लेके किसके पास आएगी? किडनी के पास, उसको हम क्या बोलेंगे? रीनल आर्टरी। तो रीनल सबसे पहले किडनी में कौन आया? रीनल आर्टरी। कहां से आया? हाइलम से। मैंने जो स्पेस बताया था कि यहां से आर्टरीज एंटर होती है किडनी में, तो वहां से कौन सी आर्टरी आई? रीनल आर्टरी। आफ्टर देन ये सब ब्रांचेज में डिवाइड होती जाती है। इनका मेन मोटिव कहां पे पहुंचने के लिए होता है? नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में पहुंचने के लिए होता है, जिससे क्या वहां पे पहुंच के उसमें प्योरिफिकेशन हो जाए ब्लड का। ग्लोमेरुलस में क्या हो? ब्लड का प्योरिफिकेशन हो। इसलिए सबसे पहले रीनल आर्टरी आएगी किडनी में, उसकी सब ब्रांच सेगमेंटल आर्टरी, इंटरलोबुलर आर्टरी, आर्क्यूरेट आर्टरी, इंटरलोबुलर आर्टरी, एफरेंट आर्टरियोल। ओके, ये जो एफरेंट आर्टरियोल है, सपोज ये ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस है। ओके, तो ग्लोमेरुलस में एक तरफ से तो एफरेंट आर्टरियोल आएगी और फिर जो निकल के जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? इफरेंट आर्टरियोल। तो इसमें सप्लाई करने के लिए कौन जाएगा? एफरेंट आर्टरियोल। ये ग्लोमेरुलस में आ गई एंड देन इफरेंट आर्टरियोल से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी या फिर वासा रेक्टा बन के वापस चली जाएगी। तो ये ब्लड सप्लाई का मेन काम कहां तक होता है? ग्लोमेरुलस से पहुंचने के लिए, जिससे क्या हो?
ब्लड प्योरीफाई हो जाए। एंड देन अगर हम रिटर्न की बात करें, वीनस ड्रेनेज मींस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस रिटर्न करने के लिए किडनी से बाहर कैसे निकाले, तो जो वासा रेक्टा कैपिलरी थी ये वाली, ये क्या हो जाएगी, इंटरट्यूबुलर वेन में कन्वर्ट हो जाएगी। आफ्टर देम आर्क्यूरेट वेन, देन अगेन इंटरलोबुलर वेन, सेगमेंटेड वेन एंड रीनल वेन। मतलब कि ये जो ऑर्डर है ये उल्टा हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वीनस ड्रेनेज हो जाएगा, मतलब कि किडनी से ड्रेन कैसे होगा। एंड देन आफ्टर ओवरऑल रीनल वेन जो है वो किसमें, इंफीरियर वेना कावा में ड्रेन होगी। एंड इंफीरियर वेना कावा डायरेक्ट जाके हार्ट से अटैच होती है, तो ये किस में ड्रेन हो जाएगी, इंफीरियर वेना कावा में। तो ये ब्लड सप्लाई थी किडनी में कि कैसे तो ब्लड आया किडनी में एंड देन कैसे वापस वीनस ड्रेनेज हुआ किडनी में। ओके, क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये क्या बात हो गई, नॉर्मल ब्लड सप्लाई की बात हो गई। किडनी में 26% हार्ट का कार्डियक आउटपुट कहां पे आता है, किडनी के पास में आता है प्योरीफाई होने के लिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वीनस ब्लड आता है किडनी के पास, वीनस ब्लड कभी भी नहीं आता, आर्टेरियल ब्लड आता है, क्योंकि किडनी की सेल्स को भी काम करने के लिए क्या चाहिएगी, ऑक्सीजन चाहिए होगी। इसीलिए हमेशा आर्टेरियल ब्लड या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंस हो वो ही किडनी के पास आएगा, ताकि किडनी की सेल्स भी काम करने के लिए उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होगी। और फिर किडनी उनमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया या फिर अदर मेटाबोलाइट्स हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, उनको सबको रिमूव करेगी। एंड जो ऑक्सीजन यूज कर लेगी किडनी, आफ्टर दैन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस रिटर्न करेगी किसके पास, हार्ट के पास। क्लियर है। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, कि किडनी को माइक्रोस्कोप में देखें तो उसके अंदर क्या दिखेगा। तो उसमें मेन चीज क्या है, नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट या फिर पेरेन्काइमा ऑफ किडनी। कौन है, नेफ्रॉन। तो हम नेफ्रॉन का डायग्राम स्टडी करेंगे कि कैसा होता है नेफ्रॉन एंड इसके अंदर यूरिन फॉर्मेशन, मतलब ब्लड से यूरिन कैसे बनता है इससे। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो जो यूरिन फॉर्मेशन होता है नेफ्रॉन में, सबसे पहले तो नेफ्रॉन की बात कर लेते हैं कि नेफ्रॉन में एक बोमन्स कैप्सूल पाया जाता है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर। आफ्टर देन पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन लूप ऑफ हेनले या फिर मेडुलरी लूप एंड डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, एंड दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। ओके, तो ये एक जनरल सा स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, 1 से 2 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं, और इनका मेन काम क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन का। तो यूरिन फॉर्मेशन जो है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट फिल्ट्रेशन, देन सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड देन ट्यूबुलर सीक्रेशन। ठीक है, तो इन 3 स्टेप्स में क्या होगा, यूरिन फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले हम बात करें फिल्ट्रेशन की, फिल्ट्रेशन कैसे होगा। तो हमने ब्लड सप्लाई में स्टडी की थी कि एफरेंट आर्टरियोल जो ए से स्टार्ट होती है, एफरेंट आर्टरियोल क्या है, ग्लोमेरुलस में आएगी या फिर बोमन्स कैप्सूल के अंदर आएगी, या इसमें ब्लड होगा, एंड देन इफरेंट आर्टरियोल यहां से वापस ब्लड लेके जाएगी। अब देखो ध्यान से सुनना, जो एफरेंट आर्टरियोल है वो क्या होती है, थोड़ी डायमीटर उसका ज्यादा होता है, थोड़ी मोटी होती है एज कंपेयर टू इफरेंट आर्टरियोल। इफरेंट आर्टरियोल क्या है, थोड़ी पतली होती है, एंड एफरेंट आर्टरियोल थोड़ी मोटी होती है। आपको डायग्राम में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, तो ये वाली ज्यादा मोटी होती है, ये थोड़ी पतली होती है। तो क्या होगा, इधर से मोटी पाइप में अगर ब्लड आएगा और फिर पतली में जाएगा तो यहां पे प्रेशर इंक्रीज होगा। ऑब्वियस सी बात है कि ग्लोमेरुलस में प्रेशर इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि एफरेंट आर्टरियोल तो मोटी है एंड इफरेंट क्या है, पतली है। तो अब जो ग्लोमेरुलस है उसमें एपिथेलियल सेल्स की सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। क्या होती है, ओनली सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स इज प्रेजेंट इन द ग्लोमेरुलस। तो अब यहां पे अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो एपिथेलियल की लेयर्स हैं उसमें से क्या है कि फिल्ट्रेशन होना चालू हो जाएगा। जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जैसे कि यूरिया वगैरह हो गया, यूरिक एसिड हो गया, फॉस्फेट हो गया, इन जो पतले मतलब स्मॉल जो पार्टिकल्स है उनका क्या हो जाएगा, इधर से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और जो मोटी चीजें हैं जैसे कि सेल्स हो गए, तो इन सब का क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। सेल्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, ये छनेंगे नहीं यहाँ पे क्योंकि ये थोड़े मोटे होते हैं। तो इसलिए ये तो वापस चले जाएंगे इफरेंट आर्टरियोल से, एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट था यूरिया, यूरिक एसिड, वो सब यहाँ पे ग्लोमेरुलस में फिल्टर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स ही प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कैसे हुआ, एफरेंट आर्टरियोल आई, थोड़ी मोटी थी, इफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आगे जाने के लिए वो यही एक जगह थी, तो जो क्या थी, पतली थी, तो इसमें से ब्लड पूरा जा नहीं पाया, तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो फिल्ट्रेशन हो गया यहाँ पे एपिथेलियल सेल से, एंड किस में आ गया, बोमन्स कैप्सूल में आगे आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब
बात की जाए, एक वर्ड आता है जीएफआर, जीएफआर, ओके, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मींस 1 मिनट के अंदर ये जो ग्लोमेरुलस है ये कितना फिल्टर कर रहा है, कितना फिल्टर कर रहा है, 125 ml प्रति मिनट। ग्लोमेरुलस कितनी फिल्ट्रेशन कर रहा है, 125 ml प्रति मिनट, मतलब कि 1 मिनट में 125 ml यूरिन बना रहा है। बट ऐसे तो फिर दिन का 180 लीटर हो गया यूरिन। अगर हम 125 ml मान के चलें तो एक दिन में 180 लीटर यूरिन एक्सक्रीट कर देंगे हम। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने यूरिन पढ़ा था तो हमने नॉर्मल देखा था कि 1.5 से 2 लीटर या फिर 1 से 2 लीटर ही नॉर्मल यूरिन एक्सक्रीट होता है एक दिन में। तो फिर बाकी का यूरिन जाता कहाँ पे, तो क्या होता है बाकी का, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। मीन्स जो भी यहां पे आया यूरिन फिल्टर होके उसका दोबारा से क्या होगा, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा। मीन्स दोबारा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा उसको। क्यों कर लिया जाएगा दोबारा रीएब्जॉर्ब, वो इसलिए कर लिया जाएगा क्योंकि अगर इतना हम एक्सक्रीट कर देंगे यूरिन तो फिर हमारे ब्लड बॉडी में तो बचेगा ही नहीं इतना ज़्यादा। तो जो भी यूजफुल चीज़ें जैसे कि वाटर हुआ या फिर सोडियम हुआ वो दोबारा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किससे, पीसीटी से, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें क्या प्रेजेंट होती हैं, माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होती हैं जो सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं। एंड उसकी वजह से क्या होगा, ये जो भी आया है उसका 70 से 80% पीसीटी में ही रीएब्जॉर्ब हो जाता है एंड बाकी का बचा कुचा आगे डीसीटी में जाके हो जाता है। तो जीएफआर है जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसका ओनली 1%, उसका ओनली 1% ही हमारी बॉडी से क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होता है, बाकी का रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्लियर है यहां तक। जीएफआर कितनी थी, 125 मिलीलीटर पर मिनट थी, इसका मतलब 180 लीटर प्रतिदिन। बट उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया एंड 1.5 से 2 लीटर यूरिन फाइनली एक्सक्रीट आउट हुआ। ये हो गए क्योंकि माइक्रोविलाई इसको रीएब्जॉर्ब करवा देती है। अब कुछ ऐसे हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जो क्या है कि सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ह्यूमन की बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी की कमी आ रही है, तो क्या करेंगे, कुछ ऐसे हॉर्मोन्स आएंगे जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगे, मतलब कि यूरिन में से पानी दोबारा निकालने लग जाएंगे, जिससे क्या होगा, बॉडी में वाटर की लेवल बढ़ जाएगी। तो ये कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं। और अगर ब्लड या फिर बॉडी में पानी की मात्रा ज्यादा हो गई तो क्या होगा, हार्मोन्स आएंगे एंड हार्मोन्स क्या करेंगे, इसको बोल देंगे कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम कर दो, जिससे क्या है वाटर ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीट आउट हो। इसीलिए आपने देखा होगा, कभी ऑब्जर्व किया होगा खुद की, अगर आप ज्यादा पानी पियोगे तो आपको ज्यादा वॉइडिंग फील होगी और अगर आप कम पियोगे तो कम फील होगी। तो वही रीजन होता है कि ये हार्मोन्स का सारा चक्कर होता है। तो इन हार्मोन्स की हम बात करेंगे अभी बाद में, पहले ये थर्ड पॉइंट और देख लेते हैं, ट्यूबुलर सीक्रेशन। अब फॉर एग्जांपल यहां पे फिल्ट्रेशन हो गया एंड रीएब्जॉर्प्शन भी हो गया, बट ऐसा तो है नहीं कि यहां से पूरी चीजें ब्लड में से फिल्टर हो जाएंगी। जो भी हमारे बॉडी के लिए बेकार चीजें हैं वो पूरी की पूरी तो फिल्टर होंगी नहीं, यहाँ पे कुछ तो बचेगा, कुछ तो कहां पे चला जाएगा, इफ्रेंट आर्ट्रियोल में आगे चला जाएगा, जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसान है। तो उसका भी भगवान ने जुगाड़ कर रखा है, बॉडी को नुकसान नहीं होने देंगे। तो भगवान ने क्या किया, यहां से कुछ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, यहां से क्या, कुछ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आई एंड जो भी वेस्ट प्रोडक्ट था या फिर जो भी रह गया था यहां पे, उनको डायरेक्ट इन ट्यूब्यूल्स में डाल दिया। उनको क्या कर दिया, डायरेक्ट ट्यूब्यूल्स में डाल दिया। इसीलिए इसका क्या हो गया, ट्यूबुलर सीक्रेशन। मींस जो चीजें यहां पे फिल्टर नहीं हो पाई थी वो आगे जाके डायरेक्ट कहां पे चली जाएंगी, इन ट्यूब्यूल्स में, डीसीटी वगैरह में डायरेक्ट चली जाएंगी। क्लियर है यहां तक फ्रेंड्स, मतलब सारी बात हो गई। हम यूरिन फॉर्मेशन कैसे हुआ, सबसे पहले तो ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हुआ, आफ्टर देन सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, जो भी चीजें एक्स्ट्रा थी, बहुत ज्यादा थी, उनको फिर से रीएब्जॉर्ब कर लिया। एंड ट्यूबुलर सीक्रेशन मींस जो चीजें बच गई, जो चीजें बच गई उनको क्या करेंगे हम, वापस यहां से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से वापस किस में डाल देंगे, इनमें, सॉरी इसमें लूप ऑफ हेनले या फिर डीसीटी में हम दोबारा डाल देंगे। क्लियर है यहां तक। अब हम कुछ, एक वर्ड आता है रीनल थ्रेशोल्ड, ओके, रीनल, सॉरी, रीनल थ्रेशोल्ड, रीनल थ्रेशोल्ड।
इसका मतलब क्या होता है कि किडनीज की मैक्सिमम कैपेसिटी कि वो कितना रीएब्जॉर्प्शन कर सकती हैं। यहाँ पे ग्लोमेरुलस में जो आ गया, तो किडनीज की मैक्सिमम कैपेसिटी रीएब्जॉर्प्शन करने की, उसी को क्या बोलेंगे हम, रीनल थ्रेशोल्ड। रीनल का मीन्स किडनी एंड थ्रेशोल्ड का मीन्स मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। मैक्सिमम कैपेसिटी जो रीएब्जॉर्प्शन की होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, रीनल थ्रेशोल्ड। अब हम कुछ हॉर्मोन्स की बात कर रहे थे कि ऐसे हॉर्मोन्स जिनकी वजह से क्या होगा, ये रीएब्जॉर्प्शन बढ़ता है या फिर कम होता है। ये जो रीएब्जॉर्प्शन है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ये कुछ हार्मोन की वजह से क्या होता है, कभी तो बढ़ जाता है कभी घट जाता है। तो वो हार्मोन कौन कौन से होते हैं, चलिए उनकी बात करते हैं हम। तो चलिए बात करते हैं उन हॉर्मोन्स की जो क्या करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, या तो बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। उनकी वजह से क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है। तो सबसे पहले क्या आता है, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये रिलीज होता है। एंड इसका काम क्या होता है, ये जो डीसीटी है, मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो नेफ्रॉन का पार्ट है, उसकी परमिएबिलिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। मतलब कि उसकी रीएब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ा देगा एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। मतलब कि जो डीसीटी है उसकी परमिएबिलिटी को बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर ब्लड में पानी की कमी है तो क्या करेगा, एडीएच हार्मोन रिलीज होगा, किसके द्वारा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज होगा। ये डीसीटी की परमिएबिलिटी को बढ़ाएगा एंड वाटर फिर से बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड आता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन किससे रिलीज होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। और इसका काम क्या होता है, ये सोडियम एंड वाटर के तो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जबकि पोटेशियम जो है उसका एक्सक्रीशन बढ़ा देता है। मींस ये क्या करेगा, सोडियम एंड वाटर का तो एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, जो पोटेशियम है उसका एक्सक्रीशन बढ़ा देगा। ओके, इसके बाद में आता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, एएनपी। ये कहां से रिलीज होता है, जो एट्रिया है, मतलब जो हार्ट की एट्रिया है, ऊपर वाले दो जो चैम्बर हैं, ओके, ऊपर वाले दो चैम्बर हैं, उनकी वॉल से ये रिलीज होता है क्या, एएनपी हार्मोन। और ये कब रिलीज होगा, जब ब्लड प्रेशर हाई होगा। जब ब्लड प्रेशर हाई होगा एंड जो हार्ट की वॉल्स हैं वो क्या होगी, स्ट्रेच हो जाएंगी, खिंचाव आ जाएगा उनमें। तो ये क्या करेंगी, ये रिलीज करेंगी और ये क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर को डिक्रीज करेगा। मींस ब्लड में सोडियम या फिर वाटर ज्यादा है तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जिससे हार्ट की क्या होंगी, जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, वो खिंचाव आएगा उनमें। तो हार्ट क्या करेगा, ये हार्मोन रिलीज करेगा एंड ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन घटा देगा। मतलब कि यूरिन में से वाटर को रीएब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे हम, एक्सक्रीट कर देंगे, जिससे बॉडी में वाटर की कमी आएगी एंड क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा सारी बात। आज हमने स्टडी की किडनी का स्ट्रक्चर, किडनी इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, किडनी में ब्लड सप्लाई किस किस की होती है, ऐसे कौन से हार्मोन्स हैं जो एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं या फिर उनको कम करते हैं। तो ये एक पार्ट था यूरिनरी सिस्टम का। अब हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। वो थोड़ा छोटा टॉपिक है, छोटा वीडियो बनेगा उसका। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड अगर कोई कमी महसूस हुई हो, कोई त्रुटि नजर आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें एंड मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। ओके, थैंक यू।